अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। स्टडी टेबल की तरफ से जो हमने ये सीरीज़ का आगाज़ किया है उसकी आज ये 2 अगस्त की वीडियो है। इसमें मैं जिस तरह हमारा जो लास्ट डिस्कशन हुई थी कि हम छोटे छोटे जो हॉट इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर सीएसएस और पीएमएस के करंट अफेयर्स के अंदर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस आप कह लें इनको, या 3 डायलॉग्स कह लें, ऑकस, क्वाड एंड फाइव आइज, इनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके मुतलक आपको जनाब हम ये बता दें कि जो एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको तीनों का पहले मैं दे दूं। ये एक्चुअली यूएस के साथ अलायंसेस हैं ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट की अगर हम ऑकस की बात करते हैं तो इट इज़ अ सिक्योरिटी पैक्ट अमंग्स कौन से कंट्रीज हैं जी। एक उसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, एयू से मुराद ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूके और तीसरा यूएस, ठीक है। तो आप अगर ये ब्लू वाली लाइन देखें तो उसके अंदर ये तीनों कंट्रीज लिखे हुए हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो ऑकस के अंदर ये 3 कंट्रीज हैं और ये कुछ साल पहले ये बना है। और इसका मेन जो पर्पज़ है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी बस आप इतना सा याद रखें। फाइव आइज तो बहुत पुराना है, ये वर्ल्ड वॉर 2 का बना हुआ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का मैकेनिज्म है। उसके अंदर ऑब्वियसली 5 कंट्री शामिल थे, एक तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, 3 ये हो गए, और दो उसके अलावा कनाडा एंड न्यूजीलैंड। तो ये फाइव आइज के 5 कंट्रीज हो गए। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए था सिर्फ। फिर क्वाड है, क्वाड जो है उसमें ये डॉटेड लाइन के अंदर जिन कंट्रीज का लिखा हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये इसमें भी कॉमन आ गए, और इंडिया और जापान इसके अलावा 2 कंट्रीज और हैं। और ये एक इनफॉर्मल अलायंस है और इसको डायलॉग भी बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ जो इनके लीडर्स हैं 4 कंट्रीज के, उनकी आपस में सिर्फ डिस्कशंस होती हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, हम वन बाय वन अब इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ गया जी आपका ऑकस। अंडर द पैक्ट द यूएस एंड द यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर सबमरीन। इसका मेन फोकस ये है, ठीक है, कि ये जो ऑकस एक पैक्ट है जिसके तहत यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में डिसाइड किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो अचीव करने में मदद करेंगे। अच्छा, अब इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी साइबर वारफेयर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अंडर सी कैपेबिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो है इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर होगी। लेकिन हमेशा याद रखें कि मेन उसका पर्पज ये था। अब इसका एनालिसिस है कि जी वाई न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, इसके ऊपर पूरी एक अच्छी खासी डिटेल है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए ही क्यों ये पैक्ट किया गया। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से चलती होंगी, एक तो ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल होंगी, वो ज़्यादा स्पीडीली जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं, वो ज़्यादा लोड उठा सकती हैं। तो इस की वजह से जारी बात उसको दिया जा रहा है। और ये सारा कुछ मेनली क्यों किया जा रहा है, ये एक्चुअली चाइना को कर्टेल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये अब एनालिसिस में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। द डील वाज वाइडली सीन एज बीइंग एट लीस्ट इन पार्ट और रिस्पॉन्स टू चाइना स्टेटस एज इंक्रीजिंगली इमर्जिंग सुपर पावर। तो चाइना क्योंकि एक इमर्जिंग सुपर पावर है, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, चाहे ऑकस है, क्वाड है या फाइव आइज है, फाइव आइज तो चाइना फोकस नहीं था या चाइना सेंट्रिक नहीं था, लेकिन ये जो क्वाड और ऑकस है ये तो प्योरली चाइना सेंट्रिक है। चाइना को कंटेन करने के लिए ये बनाए गए। जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर है ली ड्रियान, उसने इस पैक्ट को उस उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो अपना रद्द अमल दिया और उन्होंने इस पैक्ट को कहा कि ये स्टैब इन द बैक है। फ्रांस जो है आपको पता है न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंस हासिल है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के। तो पहले ऑस्ट्रेलिया जो था वो फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन परचेज करने जा रहा था। अब जब जारी बात है उनका ये आपस में पैक्ट हो गया यूएस और यूके के साथ, तो वो फ्रांस वाली डील कैंसिल हो गई। तो इसलिए इन्होंने इवन के इनका जो फॉरेन मिनिस्टर्स, सॉरी, जो इनके कंट्री से अपने थोड़े अरसे के लिए इनका जो डेडलॉक भी क्रिएट हो गया था फॉरेन रिलेशंस के अंदर। अब एक और इसका फाइनल जो है वो ये है कि ये जो पैक्ट है ये ऑब्वियसली एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करेगा फ्यूचर के अंदर। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त ताइवान के अंदर नैन्सी पेलोसी जो है, जो कि स्पीकर है उनकी कांग्रेस की, वो इस वक्त ताइवान के अंदर पहुंची हुई है, यूएस की जो नैन्सी पेलोसी है।
तो ये यूएस जो है वो एक एस्ट्रेंजमेंट, यानी कि एक, आप कोल्ड वार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एस्ट्रेंज रिलेशनशिप उसका चल रहा है चाइना के साथ, जो कि फ्यूचर में फर्दर जो है वो एस्केलेट भी हो सकता है। ये एक छोटी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और किस किस कंट्री के पास कितनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं। तो फर्स्ट की अगर हम देखें, टोटल जो है यूएस के पास 68 हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन कोई 12-13 इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। रशिया के पास 29 है, चाइना के पास कोई सिर्फ 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, यूके के पास सिर्फ 4 है, फ्रांस के पास भी 4 है, और इंडिया के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। तो ये एक ओवरऑल मुझे एक अच्छी बड़ी इमेज मिला था, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। ये कहीं पे सिर्फ करंट अफेयर्स के अंदर, सीएसएस के अंदर कहीं पे इस्तेमाल हो सकता है, और पाक फेस के अंदर या, लेकिन वन पेपर में इसके मतलब कोई ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता। फाइव आइज के मतलब ये छोटी सी एक वीडियो है। फाइव आइज जो है ये एक्चुअली 1946 में यूएस और यूके के अंदर स्टार्ट हुआ था कि ये आपस में इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन शेयर करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका कोल्ड वार इरा के अंदर कनाडा ने 1948 के अंदर ज्वाइन कर लिया इस अलायंस को। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी 1956 को ज्वाइन कर लिया। पर्पस सिंपल इसका कि यही है कि ये आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। तो फाइव आइज के अंदर कोई इतना बहुत ज़्यादा कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल कहीं पे आपको वन पेपर के अंदर या ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड जो है ये सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चार कंट्रीज का एक ये सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। वो चार कंट्रीज कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जापान है, और इंडिया है। अच्छा, मजे की बात देखें, ये जो हैं ये चार कंट्रीज एक्चुअली एरिया कौन सा कवर कर रहे हैं? ये पैसिफिक ओशन का एरिया सारे का सारा। और यहाँ पे ये आपका आता है जनाब, यहाँ पे चाइना। तो ये भी जो पर्पस है वो एक्चुअली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो है इस तरफ जो है, इन कंट्रीज का जो है मेन रुझान है कि वहाँ पे ये अपनी मिलिट्री ड्रिल्स भी कर रहे हैं। तो ये नेवल जो मैरीटाइम कह लें कि सिक्योरिटी है, उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। मतलब जो सी या ओशन के रिलेटेड है। कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान एंड द यूएसए दैट इज मेंटेन्ड बाय टॉक्स बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। तो ज़्यादातर मेंबर स्टेट्स के दरमियान इसमें टॉक्स वर्कशॉप ही हो रही होती है। एम इसका भी अगेन चाइना को काउंटर करना ही। एनालिसिस क्या है? ये फर्स्ट टाइम तो 2017 में आसियान की साइड लाइन पे इन कंट्रीज की आपस में मुलाकात हुई थी, जहां से इन्होंने ये कहा कि जी एक हम अलायंस ऑफ मैरी टाइम डेमोक्रेसीज बनाया। अब ये लफ्ज देखें, मैरी टाइम डेमोक्रेसीज, ठीक है, मतलब वो कंट्रीज इनकी मैरी टाइम पावर काफ़ी ज़्यादा है और वो डेमोक्रेसीज भी हैं। तो ये इनके समिट्स भी होते हैं, सेमी रेगुलर समिट्स, मतलब रेगुलर समिट्स नहीं होते, आपस में मिलिट्री ड्रिल्स भी करते हैं। अब ये जो कंट्रीज हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम इंटरनेशनल स्टेज पे देखें तो सिर्फ 2019 का एक डाटा यहाँ पे शेयर किया गया है कि 1.9 ट्रिलियन वर्ल्ड यूएस ट्रेड पास थ्रू द रीजन। ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मैप पे देखेंगे। और दुनिया की 42% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड 38% ग्लोबल इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू। ये जो रीजन है इसमें से इतना ज़्यादा ग्लोबल का 50% या आप ऑलमोस्ट कह लें कि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस एरिया से हो रही है। तो चाइना अगर वहाँ पे बहुत बड़ी मिलिट्री माइट बनती है तो यूएस उसको एज ए थ्रेटन फील करता है, क्योंकि यूएस की जो सी रूट्स हैं अगर वो यहाँ से चोक होते हैं तो वो तो वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा, लेकिन उसकी इकानमी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये अगेन अपने जो मैरी टाइम रूट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए और चाइना के अगेंस्ट एक रेटन क्रिएट करने के लिए उन्होंने काम किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स। हमने मुझे ये पता है कि ये मेनली जो मैंने आज डिस्कशन की है ये सी एस एस पी एम एस के एस्पायरेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगी। बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर है इसके अंदर। मैं जो ये फाउंडेशन वाले जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादातर हेल्पफुल है। इवन के जो सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं वो अगर इसमें अपना कमेंट करना चाहते हैं और इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो वो कमेंट्स के अंदर हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, और कि हम इसको फर्दर की तरह से अगर मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे करें। तो जनाब आज के लिए इतना ही। हमें अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।